आज इतिहास के अध्ययन के क्रम में 1857 की क्रांति के पूर्व तथा उसके पश्चात जो भारतीय इतिहास में प्रमुख विद्रोह नागरिक आंदोलन हुए हैं उन्हें देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी ये विषय वस्तु है और ये छोटे छोटे टॉपिक वो परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो पहला जो आपको मैं बता दूं कि ब्रिटिश हुकूमत की ऐसी नीतियां थी जिनके विरुद्ध भारतीय जनमानस जो है असंतुष्ट हो रहा था और उसी असंतोष का परिणाम था जिनके विभिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं आंदोलन और विद्रोह के, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की जो नीतियां थी वही इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसमें जो सबसे पहला विद्रोह हुआ है वो सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह को समझते हैं साथियों, ये भारत का पहला नागरिक विद्रोह है ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध। अंग्रेज जब जो है अपनी धीरे धीरे सत्ता स्थापित कर रहे थे और वो जो है 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद वो भारतीय राज व्यवस्था पर कब्जा कर रहे थे। तो उसी के उपरांत जो है जब उन्होंने अनैतिक तरीके से कुछ कानून लागू किए तो ये जो सन्यासी विद्रोह है वो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध पहला नागरिक विद्रोह माना जाता है। और जब जो है ब्रिटिश हुकूमत ने तीर्थ यात्रा कर लगा दिया सन्यासियों पर, अर्थात वो तीर्थ जब भी निकलते थे उन्हें सन्यासियों को भी कर जमा करना पड़ता था। तो इस नीति के विरुद्ध जो शांत हृदय के सन्यासी थे उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और यह विद्रोह सबसे लंबे समय तक चलने वाला है। सबसे लंबे समय तक चलने वाला विद्रोह है और ये प्रथम नागरिक विद्रोह भी माना जाता है। साथियों, ये जो सन्यासी होते थे वो जत्था का जत्था इकट्ठा होता था, समूह में सन्यासी एकत्र होकर के वो जो है ब्रिटिश सत्ता के चिन्हों को उखाड़ फेंकते थे और उन्होंने ही, इन सन्यासियों ने ही सर्वप्रथम वंदे मातरम का नारा दिया था। वंदे मातरम का नारा देने वाले वो सन्यासी विद्रोह के सन्यासी ही थे और ये नारा कालांतर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रेरक नारा साबित हुआ और इससे न जाने कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस नारे से प्रभावित होकर के वो क्रांति में हिस्सा ले रहे थे। तो इसमें साथियों इस सन्यासी विद्रोह को बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसे कथानक बनाया है। आनंद मठ में जो कहानी है वो वस्तुतः यही सन्यासी विद्रोह है जिस पर जो है इसी उपन्यास में जो भारत का वर्तमान में राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो इसी आनंद मठ पुस्तक में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है और जिससे बाद में कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन 1896 का था रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में, वो उसमें पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ था। ये इस दृष्टि से देखा जाए कि बाद में जो है ये 19वीं शताब्दी के ये मान लीजिए पूर्वार्ध तक इस सन्यासी विद्रोह का असर रहा। भारत का पहला नागरिक विद्रोह और सबसे लंबे समय तक चलने वाला नागरिक विद्रोह। साथ ही आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है उसकी विषय वस्तु वो सन्यासी विद्रोह ही है और इस आनंद मठ उपन्यास को कई बार जो है टेलीविज़न और जो है आकाशवाणी पर इसको प्रसारित किया गया है। अगला आंदोलन चलते हैं, नील आंदोलन। नील आंदोलन 1859 से 1860 एक वर्ष ये आंदोलन चला था। इसको समझ लेते हैं पहले। नील वस्तुतः एक रेशा होता है
जिसकी मांग जब जो है कृत्रिम रेशा या सिंथेटिक रेशा विकसित नहीं किया गया था, तब इसकी मांग जो है यूरोप में बहुत अधिक हुआ करती थी। तो ये जो नील रेशा था, इसकी खेती के लिए अंग्रेज नीलहे भारतीय कृषकों को बाध्य करते थे, जबकि भारतीय कृषक अपनी उपजाऊ भूमि पर चावल की खेती करना चाहते थे। चूँकि वो जो है कुछ अग्रिम दे करके कृषकों को बाध्य करते थे, साथ में चूँकि एकमात्र नील के वही क्रेता होते थे, तो औने पौने दामों में नील को खरीद करके वो भारतीय कृषकों का शोषण करते थे। इस शोषण के विरुद्ध अंततः वो जो है ये नील आंदोलन वो जो है गोविंदपुर गांव से प्रस्फुटित हुआ। बंगाल का एक गोविंदपुर गांव, जहां पर दो कृषक बंधु थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये नेतृत्व किया था इन लोगों ने। दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था 1859 में, और ये आंदोलन शीघ्र ही संपूर्ण वो जो है बंगाल में फैल गया। यानी जो नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से जिस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो शीघ्र ही संपूर्ण बंगाल में फैल गया। और इस नील आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दो सगे भाइयों ने किया था। इस आंदोलन को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाट के माध्यम से किया था। तो साथियों, इसे भी याद रखना जरूरी है। हरिश्चंद्र मुखर्जी का एक जो है समाचार पत्र है हिंदू पैट्रियाट, जिसके माध्यम से इस आंदोलन को प्रचारित प्रसारित किया गया। और बाद में जो है एक उपन्यास लिखा था दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र का एक उपन्यास है नीला दर्पण। नीला दर्पण उपन्यास जो है उसमें इसी नील आंदोलन की कहानी है, और उसके माध्यम से उन्होंने प्रचारित प्रसारित किया। अंततः ब्रिटिश हुकूमत वो जो है दबाव में आ गई और उसने एक इंडिगो कमीशन का गठन किया। इंडिगो कमीशन ने बंगाल में नील की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। 1860 में नील की खेती पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग गया। लेकिन साथियों, ये जो अंग्रेज नीलहे थे वो बंगाल में क्योंकि कानूनन नील की खेती पर रोक लगा दी गई थी, अतः वो जो है अब बिहार स्थानांतरित हो गए। और बिहार के चंपारण जिले में इन अंग्रेज नीलहों ने तिनकठिया प्रथा के तहत नील की खेती के लिए कृषकों को बाध्य करना चालू कर दिया। तो ये जो चंपारण जिला है, चंपारण सत्याग्रह बाद में चंपारण सत्याग्रह है, आप जानते हैं। बाद में 1917 में एक जो है प्रगतिशील कृषक थे राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर महात्मा गांधी ने इस चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और भारत भूमि पर महात्मा जी द्वारा ये पहला सफल सत्याग्रह था। यद्यपि सफल सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किया है, लेकिन भारत भूमि पर वो जब आए हैं दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915, तो उन्होंने पहले भारत की वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया था और 2 वर्ष वो भारत की वास्तविक स्थिति को जानने में उन्होंने खर्च किया था। क्योंकि उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के आह्वान पर ही वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और जब जो है एक प्रगतिशील कृषक चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने महात्मा जी से आग्रह किया, गांधी जी से आग्रह किया कि वो जो है चंपारण के कृषकों के साथ जो तिनकठिया प्रथा के तहत
अंग्रेज नील है उनका शोषण कर रहे हैं। तिनकठिया प्रथा मतलब तिनकठिया प्रथा का अर्थ था कि अंग्रेज वो बाध्य करते थे भारतीय कृषकों को कि अपनी 3/20 भूमि पर वो अनिवार्य रूप से वो नील की खेती करे, क्योंकि यहाँ पर भी वही बात थी कि जो है क्योंकि एकमात्र क्रेता अंग्रेज होते थे, अतः वो जो है भारतीय कृषकों का जबरदस्त शोषण करते थे। तो जब जो है आह्वान किया गया तो महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह किया था। उन्होंने जो है गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नरहरि मजरूल हक और जो है जेबी कृपलानी के साथ उन्होंने चंपारण जिले का दौरा किया था। चंपारण के कलेक्टर ने गांधी को चंपारण जिला छोड़ने के लिए आदेशित किया था, किंतु उन्होंने अवज्ञा की और जब जो है लगातार सत्याग्रह आंदोलन चलता गया तो ब्रिटिश हुकूमत दबाव में आ गई और वो जो है चंपारण जिले में भी और इस पूरे देश में नील की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार जो अंतिम जो है कृषकों का कृषक इस शोषण से मुक्त हुए वो जो है चंपारण सत्याग्रह में के दौरान। ये भारत भूमि पर महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था और गांधी जी ने जो निस्वार्थ भाव से कृषकों की सेवा की थी, उसके लिए सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा था। यानी यहीं से जो है चंपारण सत्याग्रह के उपरांत ही गांधी को महात्मा की उपाधि से नवाजा गया था और ये जो है तब से गांधी जी महात्मा गांधी कहलाए और महात्मा की उपाधि देने का श्रेय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह यानी प्रथम सत्याग्रह है। इसके बाद समझते हैं गांधी ने यद्यपि आते ही चंपारण सत्याग्रह, बाद में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था और 1918 में जब जो है सूखे के चलते कृषकों की फसल नष्ट हो गई थी, फिर भी ब्रिटिश हुकूमत उन्हें लगान देने के लिए बाध्य कर रही थी, तो गांधी ने खेड़ा जिले में, गुजरात के खेड़ा जिले में खेड़ा सत्याग्रह किया था महात्मा जी ने। और इस सत्याग्रह के उपरांत भी जो है ब्रिटिश हुकूमत जब दबाव में आकर के उसने लगान न वसूलने का निर्णय लिया था, तो ये गांधी का दूसरा सफल सत्याग्रह था। इसी तरीके से अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन वो गांधी का तीसरा सफल सत्याग्रह था। इस प्रकार जो है गांधी ने आते ही जो हैट्रिक मारी थी उसका असर पड़ा था और जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन है वो थोड़े समय के लिए वो शिथिल भी हो गया था। अगला चलते हैं पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह को समझते हैं। ये विद्रोह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध न होकर के वस्तुतः यह विद्रोह कृषकों द्वारा जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध था। 1873 में ये जो है बंगाल के पाबना जिले में प्रस्फुटित हुआ था और जो है इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो ईशान चंद्र राय पाबना विद्रोह के नेता थे और इन्हें विद्रोही राजा कहा गया है, उपाधि स्वरूप विद्रोही राजा कहा गया है। इन्होंने जो है कृषकों के समर्थन में ये पाबना विद्रोह किया था और जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन किया था। पाबना विद्रोह के जो कृषक थे उनका नारा था कि वो केवल महामहिम महारानी के रैयत होना चाहते हैं। रैयत अर्थात किसान, वो केवल महामहिम महारानी के रैयत होना चाहते हैं
किसी किसी साहूकार या जमींदार के नहीं, अर्थात तो वो जो है उनका सीधे जो ये विद्रोह था वो जमींदार और साहूकारों के विरुद्ध था, ना कि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध। अर्थात इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो ये पाबना विद्रोह है इसका समर्थन करने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये लोग जो है। इसके अतिरिक्त जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। बाद में जो है ब्रिटिश हुकूमत ने कृषकों के हित में कानून पारित किए थे और जो है जमींदारों और साहूकारों के शोषण से कृषकों की सुरक्षा का प्रयास किया था। तो साथियों, इस पाबना विद्रोह का अंत 1876 में तब हुआ जब ब्रिटिश हुकूमत ने कानून के तहत कृषकों को जमींदारों और साहूकारों के शोषण से सुरक्षा प्रदान की थी। अगला चलते हैं दक्कन कृषक विद्रोह। दक्कन कृषक विद्रोह ये महाराष्ट्र में हुआ था और महाराष्ट्र के कई जिलों में, पूना, सोलापुर, अहमदनगर, इन सभी जिलों में फैल गया था। यद्यपि ये शिरूर तालुका का एक करडीह गांव था, वहाँ से ये विद्रोह कृषकों का हुआ था। इस विद्रोह में भी, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये विद्रोह जो दक्कन कृषक विद्रोह था अब तक का सबसे व्यापक कृषक विद्रोह था और ये पूरे महाराष्ट्र के अधिकांश जिलों में फैला था। लेकिन ये विद्रोह भी प्रमुख रूप से जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध था। अतः जो है ब्रिटिश हुकूमत ने एक दक्कन कृषक राहत अधिनियम, दक्कन कृषक राहत अधिनियम, कृषक राहत अधिनियम पारित करके कृषकों को साहूकारों और जमींदारों के शोषण से सुरक्षित करने का प्रयास किया था। तो ये साथियों दक्कन कृषक राहत विद्रोह कृषक विद्रोह 1875 में हुआ और प्रमुख रूप से ये विद्रोह साहूकारों और जमींदारों के विरुद्ध था। ये जो है पूना, सोलापुर, अहमदनगर जिलों में फैला था प्रमुख रूप से। और जो है जो केंद्र था इसका, शुरुआत जहाँ से हुई थी वो जो है सिरूर तालुका का एक करडीह गांव था, वहाँ से ये प्रस्फुटित हुआ था। इस विद्रोह को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया और जिससे यह विद्रोह शांत हुआ। अगला चलते हैं, खेड़ा सत्याग्रह भी चर्चा हो गई थी। अब चलते हैं बारदोली सत्याग्रह। यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है, 1928 में वो जो है गुजरात का एक बारदोली स्थान है, बारदोली तालुका, वहाँ पर यह आंदोलन चला था, सत्याग्रह हुआ था। और इस सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी के निर्देश पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तथा इसमें जो है जो सहयोग करने वाली महिलाएं थी उनमें कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थी जिन्होंने इस बारदोली सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। वस्तुतः इसके पीछे ये था कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सत्ता ने 28% लगान में वृद्धि कर दी थी और इतनी अधिक लगान में वृद्धि जो है वो जो है कृषकों के लिए उचित नहीं थी। कृषक इतना अधिक बढ़ी हुई लगान का बोझ उठाने में अक्षम थे। तो इसलिए जब महात्मा गांधी ने देखा कि कृषकों की जो मांग है वो उचित है, यानी इतना अधिक लगान का बोझ वो उठा नहीं सकते, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सत्याग्रह किया था, बारदोली सत्याग्रह। और यहाँ पर जो है बारदोली सत्याग्रह के तहत जब जो है
कृषकों को उनकी भूमि से बेदखली की जा रही थी, उनको भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। तो ऐसे में सरदार पटेल ने एक रणनीति अपना रखी थी कि बेदखली की तिथि से पूर्व ही वो जो है वहाँ के कृषक को भूमिगत कर देते थे, और वो जब बेदखली की तिथि निकल जाती थी तो पुनः वहाँ उस कृषक को ले आते थे। इस तरीके से ये सत्याग्रह आंदोलन जो है इसका असर पड़ा, और जो है फिर ब्रिटिश सत्ता ने दो अंग्रेज अधिकारियों मैक्सवेल और बूमफील्ड के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया, और उस आयोग ने 28% लगान वृद्धि को अनुचित माना। केवल जो है 6.03% लगान, 28% जो मांग थी उसके स्थान पे 6.03% वृद्धि को ही उचित माना मैक्सवेल तथा बूमफील्ड ने। वेल और बूमफील्ड ने केवल जो है 6.03% लगान वृद्धि को ही उचित माना। और इस दौरान जो सफल नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने, सफल से नेतृत्व के लिए वहाँ जो बारदोली की महिलाओं ने, उन्होंने जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा। यानी सरदार की जो उपाधि देने वाली थी वो बारदोली की महिलाएं थी। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत तथ्य उपयोगी है। बारदोली की महिलाओं ने ही सर्वप्रथम वल्लभ भाई पटेल के लिए सरदार की उपाधि यानी टाइटल का प्रयोग किया था, इसलिए ये भी तथ्य मस्तिष्क में समाहित रखे। अगला चलते हैं मोपिला विद्रोह। मोपिला ये जो है केरल का जो मालाबार तट है, पश्चिमी तट है, समुद्री तट, वहीं का मालाबार क्षेत्र में मोपिला कृषक के मुस्लिम कृषक होते थे जो वहाँ पर कृषि द्वारा आजीविका चला रहे थे। और यहाँ पर क्या था कि अधिकांश जो है मारवाड़ी और गुजराती वो साहूकार जमींदार थे, और ये साहूकार जमींदार जो है मोपिला कृषकों को ऋण दे करके वो जो है बहुत ज़्यादा वो सूद वसूलते थे, इंटरेस्ट वसूलते थे, जिससे मोपिलाओं का वो शोषण हो रहा था। अतः मोपिलाओं ने अली मुसलियार के नेतृत्व में इस मोपिला विद्रोह का नेतृत्व किया था। अली मुसलियार के नेतृत्व में उन्होंने जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध वो आंदोलन कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। लेकिन जब जो है यही विद्रोह वो सांप्रदायिक रुख लेने लगा, सांप्रदायिक मोड़ लेने लगा, तो वो जो है फिर हस्तक्षेप करना पड़ा महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को, और तब जाकर के ये मोपिला विद्रोह शांत हुआ। साथियों, ये जो है अली मुसलियार, जरूर याद रखना, इसका नेतृत्व करता है। मोपिला विद्रोह जब सांप्रदायिक रुख लेने लगा तो महात्मा गांधी और अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस विद्रोह को शांत कराने में योगदान दिया और मोपिला विद्रोह शांत हो गया। अगला बढ़ते हैं कृषक विद्रोहों में। एक तेलंगाना विद्रोह है जो हैदराबाद देशी रियासत में 1946 में हुआ, और ये विद्रोह वस्तुतः पहले जो सामंती वर्ग था, जागीरदार और देशमुख थे, जिन्हें समस्थान कहते थे, उनके विरुद्ध था। क्योंकि ये जो है कृषकों को ऋण देते थे और उनके घरों को गिरवी रख लेते थे, और जब जो है कृषक ऋण अदा करने में असफल होते थे तो उन्हें उनके घरों से बेदखल कर दिया जाता था। अतः ये कृषक जो है वो आंध्र महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले वो जो है एकजुट हो गए थे, और इन सामंतों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ कर दिया।
हैदराबाद देशी रियासत के वारंगल और बीदर जिलों के 4000 गांव इस तेलंगाना विद्रोह के चपेट में आ गए थे। और बाद में जो है, जो शुरुआत में जागीरदारों और देशमुखों के विरुद्ध था, वही ये जो है तेलंगाना आंदोलन वहाँ के निजाम उस्मान अली खां के विरुद्ध हो गया था। और जो 8वां आसफ जहाँ था उसके विरुद्ध हो गया था। और यहाँ पर कृषकों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाई थी, यानी ये एक हिंसक आंदोलन था। लेकिन जब जो है पुलिस कार्रवाई हुई और जो है 1951 में जो है ये मानिए कि कृषकों के विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई हुई, तो ये विद्रोह धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन इस विद्रोह के बारे में ये याद रखें कि जो आज़ादी के पहले प्रारंभ हुआ, लेकिन जो आज़ादी के बाद भी चलता रहा। दो ऐसे कृषक आंदोलन हैं, तेलंगाना और तेभागा आंदोलन, जो आज़ादी के पहले प्रारंभ हुए किंतु वो आज़ादी के बाद तक चलते रहे। एक यहाँ पर और महत्वपूर्ण विद्रोह है कि ये जो है तेलंगाना विद्रोह जो वर्तमान में नक्सलवाद है उसका आधार माना जाता है। यहीं से भारत में नक्सलवाद जो है उठ खड़ा हुआ था। एक्चुअली यही का एक नक्सलवाड़ी गांव था, जो उससे जो है जोड़ करके लोगों ने ये शब्द गढ़ा था नक्सलवाद। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तेभागा आंदोलन ये 1946 में बंगाल में हुआ था। और इस तेभागा आंदोलन में सरकार ने क्या किया था, बटाईदारों को जो है अब 1/, कुल कृषि उपज का 1/, के स्थान पे जब 1/3 कर दिया, तो जो है कृषकों ने विद्रोह कर दिया था। और ये पूरे बंगाल में ये तेभागा आंदोलन जो है कृषकों का प्रारंभ हो गया। बाद में जो है स्वतंत्र भारत में बंगाल की एक सोहरावर्दी सरकार थी, उस सरकार ने जो है इंडियन क्रॉपर एक्ट पारित करके जो कृषकों के अधिकांश मांगे थी उस तेभागा आंदोलन में उसे मान लिया। तब जाकर के ये आंदोलन समाप्त हुआ, शांत हुआ। कृषक विद्रोहों के पश्चात 1857 की क्रांति के पूर्व और उसके पश्चात जनजातीय विद्रोह को देखते हैं। जनजातियों ने भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भिन्न भिन्न कारणों के आधार पर विद्रोह किया था। और इनके जो संघर्ष थे, कहीं कहीं अंग्रेजों को नाको चने चबाना पड़ा। इन जनजातियों ने प्रबल विद्रोह किया था ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध। इसमें साथियों सबसे पहला और ये कह लीजिए कि व्यापक आंदोलन था, वो संथाल विद्रोह को देखते हैं। 1855 में वो जो है संथाल जनजाति, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, संथालों ने कान्हू और सीधू के नेतृत्व में वो जो है ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उसका कारण था कि जो झारखंड राज्य की राजमहल पहाड़ी क्षेत्र था, वहाँ पर जो है अंग्रेजों ने सड़क पथ का निर्माण प्रारंभ कर दिया था। और इससे संथालियों की जो परंपराएं और जो है प्रथाएं थी उसको क्षति पहुंचने का अंदेशा था। अतः संथालियों ने इस बात को लेकर के ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यहाँ पर 60,000 संथालियों को अंग्रेजों ने स्थानांतरित कर दिया था, जिसके चलते ये संथाल विद्रोह 1855 में प्रस्फुटित हो गया था। कान्हू और सीधू के नेतृत्व में संथालियों ने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था, लेकिन अंग्रेज अंततः बर्बरतापूर्ण तरीके से इस विद्रोह का दमन करने में सफल रहे। अगला विद्रोह जनजाति देखते हैं, ये अहोम विद्रोह देखते हैं। अहोम जो है असम की एक कुलीन जनजाति मानी जाती है। और इस जनजाति ने जो है गोंधर कुंवर के नेतृत्व में, जो गोंधर कुंवर वो वस्तुतः अहोम साम्राज्य के राजवंश से जुड़े यानी राजकुमार थे, उनके नेतृत्व में अहोम जनजाति ने विद्रोह किया था,
विद्रोह का कारण ये था कि वहाँ पर प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के पश्चात अंग्रेज जो है वो सीधे जो है वर्मा के लिए मार्ग बना रहे थे। साथ में जो जनजातियों का वहाँ की लकड़ी पर अधिकार था उससे वो वंचित कर रहे थे, वन क्षेत्रों का वो शोषण कर रहे थे। इसलिए गोमधर कुंवर के नेतृत्व में शिवसागर जिले के अहोम जनजाति ने 1828 में वो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह का दमन भी बर्बर तरीके से अंग्रेजों ने किया था। अगला चलते हैं कोल विद्रोह। ये 1831 से 33 कोल विद्रोह हुआ है और ये कोल विद्रोह का जो क्षेत्र था वो झारखंड का छोटा नागपुर पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर जो है पलामू, सिंहभूमि और मानभूमि जो जिले हैं वो यहाँ पर कोल विद्रोह का क्षेत्र था। वस्तुतः यहाँ पर अंग्रेज अफीम की खेती करने के लिए बाध्य करते थे और लगान की ऊंची दरें लागू कर रखी थी, जिससे जो यहाँ पर जमींदारी वर्ग था, साहूकार वर्ग था, जिसे दिकुआ कहा जाता था, दिकुआ वो जो है कृषकों का शोषण करते थे और इस शोषण के विरुद्ध ही अंततः कोल जनजाति के लोगों ने अपने नेता बुद्धू भगत के नेतृत्व में वो जो है ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। और इस विद्रोह की खास बात यह है कोल विद्रोह की कि अनेक जो है अन्य जो है जनजातियां जैसे मुंडा हो, चेरे और खरवार, ये जनजातियों ने भी इस विद्रोह का समर्थन किया था। और यहाँ पर जो परंपरागत तरीके से पहाड़ा पंचायतें चलती थी, उन पहाड़ा पंचायतों के स्थान पे अंग्रेजों ने वो जो है लागू कर रखा था, अंग्रेजी कानून लागू कर दिया, जिससे एक जो है विद्रोह प्रस्फुटित हुआ। यहाँ एक बात साथियों और ध्यान देने योग्य है कि जो है पिठौरिया के राजा जो जगतपाल थे वो इस विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। पिठौरिया के राजा जगतपाल ने इस विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। कैप्टन इम्पे जो अंग्रेज कैप्टन थे उन्होंने बुद्धू भगत की हत्या कर दी थी। बाद में विल्किंसन ने जो है इस विद्रोह को दमनात्मक कार्यवाही द्वारा कोल विद्रोह को शांत कर दिया। अगला जो है भील विद्रोह की ओर चलते हैं। भील विद्रोह अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर भील जाति के लोगों ने किया था और जैसे कि राजस्थान में 1858 में ही ये विद्रोह हो गया था। बाद में महाराष्ट्र में जैसे देखते हैं तो महाराष्ट्र में दशरथ ने पहले इसका नेतृत्व किया था, इसके बाद हीरिया और फिर सेवरम जैसे जो है भील विद्रोह के नेतृत्वकारी थे। यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई थी मानगढ़ में 1500 जो है भील विद्रोहियों को एक स्थान पर कर्नल सटर द्वारा वो जो है मौत के घाट उतार दिया गया था। इसे जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा जो है कांड कहा जाता है। और 1500 वो जो है जनजातीय लोग वो एक स्थान पे मार दिए गए थे, जबकि आप जानते हैं कि जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसमें अंग्रेजों ने केवल 1000 लोगों के मारे जाने की बात को स्वीकार किया था। तो यहाँ पर जो है ये बड़ी घटना थी, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ी घटना थी और इस भील विद्रोह को भी दमनात्मक तरीके से अंत कर दिया गया। ये जो है विद्रोह अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों जैसे कभी महाराष्ट्र कहीं राजस्थान में ये विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह बढ़ते हैं आगे। मुंडा विद्रोह को अल गुलान विद्रोह भी कहते हैं और ये विद्रोह जो है 1875 से 1900 के बीच हुआ। बंगाल प्रेसिडेंसी में मुंडा विद्रोह ये क्षेत्र था मुंडा विद्रोह का और इसका नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा को धरती बाबा भी कहते हैं
और बिरसा मुंडा के जो है विशेष बात है कि एक ऐसे जनजातीय नेता थे जिन्होंने आधुनिक तरीके से वो शिक्षा अर्जित की थी, अंग्रेजी शिक्षा अर्जित की थी। और इन्हें जो है ये जो विद्रोह इन्होंने किया था, मुंडा विद्रोह, वो वस्तुतः वो लगान वृद्धि के विरुद्ध था। और जब जो है इन्होंने एक बड़ी घटना की थी, क्रिसमस दिवस के पूर्व इन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से अंग्रेजों को जो है धूल चटा दिया था और बहुत सारे क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। किंतु जब जो है वो नियंत्रण कर लिए, जब जो है आदिवासी नेताओं पर जो है गिरफ्तारी होने लगी तो उन्हें नियंत्रण कर लिया गया। और यहाँ पर एक विशेष पॉइंट ये है कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को 15 नवंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है और इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 2021 से मनाया जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस एक यहाँ पर मानगढ़ क्षेत्र में ये जन्मदिन शहादत दिवस को वो जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये शहादत दिवस है बिरसा मुंडा का। शहादत के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं और इस विद्रोह को भी अंग्रेजों ने दमनात्मक तरीके से शांत कर दिया। जनजातीय विद्रोहों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विद्रोह कूका विद्रोह, इसका अध्ययन करते हैं। कूका जनजाति वस्तुतः पंजाब की जनजाति है और इस जनजाति ने जो ब्रिटिश व्यवस्था और वन सुरक्षा, पर्यावरण और गोवध निषेध को लेकर के इस जनजाति के लोगों ने 1840 में पहले भगत जवाहर मल के नेतृत्व में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। और इसके बाद जो है इसके प्रसिद्ध नेता राम सिंह कूका ने इस कूका विद्रोह का नेतृत्व किया था। और ये विद्रोह एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, नामधारी विद्रोह, क्योंकि सिखों का एक संप्रदाय नामधारी संप्रदाय है, उससे जुड़े लोग ये थे। और ये विद्रोह इतना तीव्र था कि इसे कूका लहर के नाम से भी जाना जाता है। कूकाओं ने ब्रिटिश सत्ता को नाको चने चबवा दिया और जब जो है दमनात्मक तरीके से ब्रिटिश हुकूमत ने इसके अंत का प्रयास किया तो एक घटना हुई थी मालेर कोटला कांड। यहाँ पर मालेर कोटला कांड में 49 जो है सिखों को 7 तोपों के सामने बांध करके उन्हें उड़ा दिया गया था। साथ ही यहाँ पर 18 बच्चों को उनके बच्चों के सर धड़ से विहीन कर दिया था। बाद में जब पुनः सिखों ने विद्रोह किया तो 65 सिखों को अंग्रेजों ने मार दिया था। तो ये कूका विद्रोह जो है वो इतिहास में अत्यंत चर्चित है। राम सिंह कूका और भगत जवाहर मल ने इसका नेतृत्व किया था। साथियों, एक रामोसी विद्रोह देखते हैं 1822 से 29, ये चित्तर सिंह के नेतृत्व में चला था। और ये जो रामोसी जनजाति है वो वस्तुतः मराठा साम्राज्य में ये जनजाति सैनिकों के रूप में कार्य करती थी। और जब जो है मराठा साम्राज्य का अंत हो गया तो ये रामोसी सैनिक को वो बेरोजगार हो गए। अतः इन सैनिकों ने बाद में चित्तर सिंह के नेतृत्व में, दत्तात्रेय के नेतृत्व में वो जो है एकजुट हो गए और उन्होंने अनेक मराठा किलों, जो पहले किले हुआ था करते थे जिन पर अब अंग्रेजों का राज था, उनको जीत लिया था और वहाँ पर सतारा के राजा का ध्वज फहरा दिया था। यहाँ पर भी अंग्रेजों ने क्रूरता से इस जो है रामोसी विद्रोह का दमन कर दिया था। अगला बढ़ते हैं रंपा विद्रोह। ये रंपा विद्रोह 1922 से 1924 के बीच में है। ये मद्रास प्रेसिडेंसी में विद्रोह हुआ था। इसे मान्यम विद्रोह भी कहा जाता है, यानी ये जंगल की सुरक्षा के लिए रंपा विद्रोहियों ने आंदोलन किया था। और इस विद्रोह के जो नेता थे वो अल्लूरी सीताराम राजू थे।
और इस विद्रोह को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए और इतिहास में ये घटना जो हुई थी उस पर एक फिल्म बनी है, RRR फिल्म। वो जो है RRR फिल्म का ये गीत है नाटू नाटू, जिसे जो है ऑस्कर अवार्ड से जो है नवाजा गया है, उसको ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो रंपा विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू का जो है अभिनय किया है, वो रामचरण अभिनेता ने किया है। इसी तरीके से एक नायक इसके रंपा विद्रोह के और थे, कुम्माराम भीम का जो है अभिनय किया है जूनियर NTR ने। तो ये दो चीज़ें आप जरूर याद रखें कि अल्लूरी सीताराम राजू का अभिनय जो है फिल्म RRR में वो रामचरण ने, और कुम्माराम भीम का अभिनय जूनियर NTR ने किया है। और इस फिल्म का गीत जो नाटू नाटू है, उसके लिए वो जो है ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथियों आगे एक पाइक विद्रोह है जो है पाइक जनजाति के लोगों ने 1817 से 1825 के बीच उड़ीसा में किया था, बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में। ये जो है इस तरीके से प्रमुख जनजाति विद्रोह का अंत होता है। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद।